जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा 8th डे है। इससे पहले हमने 1 to 7 डेज तक वाली वीडियोस आप तक पहुंचा दी है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पिछली वीडियोस में डे 7 वाली वीडियोस में कंप्लीट करवा दिया है। और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो भी पसंद आएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो मत करना। और अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही है तो आप हमारे जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो दोस्तों। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहूँगा। अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस पसंद आ गई होगी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दिल वाला रिएक्ट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आज वाली वीडियोस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट की बेंडिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मान लो ये कोई स्लैब है, ठीक है। यहाँ से कोई लाइट है, यहाँ से क्या हो गया? बेंड हो गया। यहाँ से क्या होगी? लाइट बेंड होगी, फिर से यहाँ से बेंड होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेंडिंग ऑफ लाइट इसकी एक और डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। एक और डेफिनेशन है इसकी, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ लाइट बेंड होती है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, मीडियम क्या होता है हमको सबसे पहले हम ये समझेंगे। मीडियम क्या होता है? जैसे हमारा एक एयर है तो एयर क्या है? मीडियम है, ठीक है। और अगर जब हम वाटर है तो एयर अलग मीडियम है, वाटर क्या है? अलग मीडियम है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे एयर वाटर हो गए, ये वैक्यूम हो गए, ये क्या? अलग अलग मीडियम है। ठीक है, जब कभी लाइट किसी एक मीडियम से, मान लो एयर से पानी की तरफ को जा रही है और वो लाइट जब बेंड हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि ये लाइट आई, यहाँ से टकरा के वापस हो जाती थी, ठीक है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता कि ये लाइट आई, ये क्या हो रही है? यहाँ से क्या क्रॉस हो जा रही है, पर थोड़ी सी क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो कॉन्सेप्ट हमारे बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक हमारे पास रेयर मीडियम और एक हमारे पास डेंसर मीडियम। ठीक है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम समझेंगे रेयर मीडियम क्या होता है। ठीक है, रेयर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट अच्छे से पास हो जाती है, ठीक है, या उसकी डेंसिटी जब भी कम होती है। मान लो एयर और वाटर में डेंसिटी की जब बात करें तो हमारे पास एयर की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। वाटर की क्या होती है? ज़्यादा होती है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हमेशा रेयर मीडियम रहता है, ठीक है। और रेयर मीडियम में हमेशा लाइट ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। मैंने आपको पार्ट 1 वाली वीडियोस में बता रखा था कि सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ पास होती है, कहाँ सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो वैक्यूम में हमेशा सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की। और रेयर मीडियम में भी स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है दोस्तों, डेंसर मीडियम में क्या होता है? जिसमें डेंसिटी हाई होगी उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। और इसमें एक और बात इसमें याद करने की है कि जब भी हम, दोस्तों ध्यान से सुनना, आप अपने साथ जो भी मैं बोलता हूँ उसको अपने कॉपीज में लिख लिया करो, या अपने साथ हमेशा जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो अपनी कॉपी साथ रखा करो और पेन साथ रखा करो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी होती है जो मैं बोल के ही बता देता हूँ, ठीक है, तो वो कई बार पीडीएफ में छूट जाती है, इसलिए कॉपी पेन हमेशा साथ रखा करो। और जब हम पढ़ेंगे, हम जब भी हम रेयर मीडियम से, क्या दोस्तों? रेयर मीडियम क्या होता है? जिसमें डेंसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। जिसमें डेंसिटी कम रहेगी उसको क्या बोलते हैं? हम रेयर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम रेयर मीडियम से किसकी तरफ को जाएंगे? डेंसर मीडियम की तरफ को जाएंगे तो लाइट हमेशा बेंड होती है किसकी तरफ को? नॉर्मल की तरफ को, ठीक है दोस्तों। अभी हम डायग्राम यहाँ पे पढ़ेंगे कि लाइट कहाँ कहाँ बेंड हो रही है, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझ लो कि जब भी हम रेयर मीडियम से किसकी तरफ को जाएंगे? डेंसर मीडियम की तरफ को जाएंगे तो लाइट हमेशा क्या करेगी? बेंड होगी किसकी तरफ को? नॉर्मल की तरफ को। और जब हम डेंसर मीडियम क्या था? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती थी? कम रहती थी, या डेंसिटी ज़्यादा रहती थी। तो जब भी हम डेंसर मीडियम से किसकी तरफ को जाएंगे? रेयर मीडियम को तरफ जाएंगे तो लाइट हमेशा नॉर्मल से दूर जाएगी। क्या जाएगी? हमेशा नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों के एग्जाम्पल बना रखे, दोनों के डायग्राम यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है।
तो मैं एक बार यहीं पे भी बना देता हूँ कि जब मान लो ये क्या हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या है, एयर है, यहाँ क्या है ऊपर, एयर है, ठीक है दोस्तों, यहाँ ऊपर एयर है और यहाँ पे क्या है, इस ग्लास इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, वाटर है, ठीक है, वाटर लिख देता हूँ। तो अब रेयर मीडियम कौन सा है जिसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो एयर की डेंसिटी कम होती है वाटर से, तो ये क्या है, रेयर मीडियम है, तो ये वाला सारा रेयर मीडियम है। जब लाइट दोस्तों, जब लाइट रेयर मीडियम से, मतलब जब लाइट रेयर मीडियम से यहाँ से आ रही है, रेयर मीडियम से आ रही है, किसकी तरफ को जा रही है, डेंसर मीडियम, वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं, हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं दोस्तों, ये तो टेढ़ा ही ड्रॉ हो गया, ठीक है, तो मैं सीधा ड्रॉ कर देता हूँ। जब लाइट रेयर मीडियम से आ रही है, जब लाइट रेयर मीडियम से आ रही है तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये मान लो ये क्या हमारे पास ग्रीन लाइन में जो बना रहा हूँ ये नॉर्मल है, ठीक है, तो जब भी लाइट कहाँ से आई, रेयर मीडियम से आई, ठीक है, तो वो किसकी तरफ को झुकती है, किसकी तरफ को जाएगी, रेयर से जब भी डेंसर की तरफ हो जाती है तो नॉर्मल की साइड को बेंड होती है, मतलब इस साइड को क्या होगी, वो बेंड होगी, नॉर्मल क्या है, इस साइड को बेंड होगी, ठीक है। और जब, और दूसरा पॉइंट क्या था, जब डेंसर मीडियम से, अब क्या है, हम ये हमारे पास है, तो इसमें क्या था, वाटर था, इसमें क्या है, वाटर है, और ये बाहर क्या है, एयर है, ठीक है। जब लाइट कहाँ से, डेंसर मीडियम से आ रही है, मतलब यहाँ से आ रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है, ठीक है, तो फिर से मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा, ठीक है, नॉर्मल क्या रहा हमारे को, नॉर्मल रहा ये जो ग्रीन लाइन्स रहा, ये क्या हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ को जा रही है तो वो ना नॉर्मल से दूर जाती है, क्या नॉर्मल से दूर जाती है, जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये क्या गई, नॉर्मल से दूर भागी, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है, समझ आ गया तो जल्दी से लाइक कर दे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने दोनों डायग्राम बनाया कि एयर से जब भी वो डेंसर की तरफ को जाएगी तो नॉर्मल की तरफ को झुकती है, ठीक है, और जब भी डेंसर से रेयर की तरफ को जाएंगे तो नॉर्मल से वो कहाँ भागेगी, दूर भागेगी, ठीक है। तो यही थे हमारे दोनों कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन स्पीड ऑफ वाटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है कि स्पीड लाइट, किसकी स्पीड, लाइट स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ज़्यादा होगी, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, सॉरी दोस्तों यहाँ लिखा है मैंने एयर, मोर एयर देन द स्पीड ऑफ वाटर, क्यों होगी, क्योंकि एयर क्या है हमारे पास, रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम होता है, डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, अभी शुरू में पढ़ा के हटा मैं, ठीक है। वैसे ही स्पीड ऑफ वाटर की कम क्यों होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर मीडियम में क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ठीक है, आगे हम फिर से पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, वैसे ही हम सेम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, कि जो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड, वहां पे रिफ्लेक्टेड था, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टेड है, तो द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइज इन दी सेम प्लेन, ठीक है, वहां पे क्या था दोस्तों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कहाँ, सेम लाइन सेम प्लेन पे लाया करते थे। और वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा सेम प्लेन पे लाया करते हैं। सेकंड इसमें कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, ये जरूर दोस्तों मेन है, कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज कांस्टेंट, मतलब जो उनका रेशियो है दोस्तों, वहां पे क्या था, साइन ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू साइन ऑफ रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे क्या दोस्तों कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट, मतलब रेशियो क्या होता है अपॉन द साइन ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है दोस्तों। और जो ये वैल्यू आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जो एक कांस्टेंट वैल्यू आई उसको क्या बोलते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रिफ्रैक्टिव, और जो ये साइन आई अपॉन साइन आर, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, जो अभी हमने बोला कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हमेशा क्या होगा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, यूनिटी का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो भी वैल्यू आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो वो सबसे ज़्यादा किस, हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगी। ये भी दोस्तों एक नोट लिखा इसलिए मैंने यहाँ पे, कि जो भी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है।
और हमेशा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास 1.0003। दोस्तों एक बार चेक कर लेना इसको। और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है हमारे पास डायमंड का। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रहता है हमारे पास? डायमंड का रहता है 2.42। ठीक है, तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा ही हमेशा पूछते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रहता है? हमेशा डायमंड का रहता है। कितना? 2.42। ठीक है, एक और बात इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती है कि ये हमेशा रेशियो होती है किसकी? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, LIGST, सॉरी दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो भी कोई मीडियम होगा, वाटर हो सकता है दोस्तों, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कुछ भी अलग मीडियम। ठीक है, और अब देखो दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होती है? एयर में होती है। ठीक है, तो जब भी हमेशा अपॉन के ऊपर हमेशा अगर मान लो 4 आ रहा है और अपॉन के नीचे 3 आ रहा है, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा ही होगी। ठीक है दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर अपॉन हमारा जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वो अगर ऑलवेज ग्रेटर है, अगर न्यूमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर और डिनोमिनेटर उससे छोटा है, तो हमेशा हमेशा वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है। तो इसी केस में तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर पे हमेशा स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? मैक्सिमम रहती है। तो मतलब न्यूमिनेटर क्या है? ऊपर मैक्सिमम आएगा ही आएगा, बड़ा ही रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट उससे जो भी अलग मीडियम होता है दोस्तों, चाहे वाटर हो गया, आपका ऑयल हो गया, डायमंड हो गया, एल्कोहल हो गया, कोई भी अलग मीडियम होगा, तो उसमें हमेशा क्या है? इस स्पीड ऑफ एयर, लाइट की स्पीड जो होगी वो एयर से कम ही रहेगी। मतलब ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? कम ही आएगा इससे। तो हमेशा ये क्या आएगा? जब ये हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगा। 1 से ज़्यादा आएगा तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब ग्रेटर देन 1 रहता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। कुछ छोटी छोटी टर्म्स होती है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे हमारे को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है जब हम पेपर सॉल्व करते हैं। तो इसलिए इन हर एक छोटी टर्म्स जो भी NCERT पे है वो आपको यहाँ पे हमारी PDF में मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको जितना भी पेपर आएगा 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स का पेपर आता है फिजिक्स में, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन होते हैं, वो सारे आपको इसी PDF से आएंगे दोस्तों। इसलिए PDF को ढंग से पढ़ा करो और साथ में नोट्स हमेशा बनाया करो। वैसे हम आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, पर आप अपने नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो व्हेन नेक्स्ट हमारे पास व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द स्पीड ऑफ लाइट एंड द वेवलेंथ चेंज। ये कॉन्सेप्ट भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी 1-2 बार क्वेश्चन आ रखा है। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या बोल रहा है कि जब भी लाइट, ध्यान से सुनना दोस्तों, जब भी लाइट किसी वन मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, वन मीडियम से अनदर मीडियम की तरफ जाती है, तो हमारे पास स्पीड भी चेंज हो जाती है दोस्तों, क्योंकि रेयर से डेंसर जाती है तो हमेशा स्पीड क्या होती है? कम ही होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो स्पीड भी चेंज हो जाती है दोस्तों, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। ठीक है, स्पीड और वेवलेंथ दोनों चीज़ें चेंज हो जाती है, बट हमेशा फ्रीक्वेंसी दोस्तों ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी, इसलिए मैंने रेड पेन से लिखा, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। और ये 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो क्या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो चेंज नहीं होता? तो कौन सा ऐसा फैक्टर है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी ऐसा फैक्टर है जो चेंज नहीं होती। ठीक है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर लाइक वाटर और ग्लास। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती रहती है? हमेशा डिक्रीज होती रहती है जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आगे। लेंसेज के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमने पीछे जो रिफ्लेक्शन वाली वीडियोस थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? मिरर्स के बारे में पढ़ा था, प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा था। तो उसी से मैं एक क्वेश्चन अभी फिर से पूछना चाहूँगा कि जो प्लेन मिरर है वो कौन सी इमेज बनाता है दोस्तों? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि प्लेन मिरर है वो कौन सी इमेज बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन वाले उसमें लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास 2 प्रकार के लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है? जो हमेशा बीच से क्या होगा? थिक होगा, और जो एजिस से क्या होगा? थिन होगा, उसको क्या बोलते हैं? हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो दोस्तों? बीच से क्या है? यहाँ से क्या है? थिक है। ठीक है, और जो एजिस इसकी ये क्या है? थिन है। ठीक है, और कनकेव लेंस इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। कनकेव लेंस क्या होता है? जो हमारे पास एजिस से क्या होगा? थिक होगा, और मिडल से क्या होगा? थिन होगा, उसको क्या बोलते हैं? हम कनकेव लेंस बोलते हैं। कनकेव लेंस हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। यही आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट यहाँ से कन्फ्यूज़न जो रहता है हमारे पास कि
कन्फ्यूजन आपका एक रहता है, जो हमारे पास कनकेव लेंस और कनकेव मिरर दोनों ही कन्वर्जिंग रहते हैं। कनकेव लेंस और कनकेव मिरर दोनों ही कन्वर्जिंग रहते हैं, और कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या दोस्तों, ये याद रखना, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर क्या रहते हैं, डाइवर्जिंग रहते हैं। थोड़ा रेसिप्रोकल चलता है। जो कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, ठीक है, और मिरर कौन सा कन्वर्जिंग होता है, कनकेव। दोस्तों ये ऑपोजिट चलता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। कन्वेक्स लेंस क्या रहता है हमेशा, कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग रहता है, और कनकेव मिरर क्या रहता है, कन्वर्जिंग रहता है, ठीक है। और कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर हमेशा डाइवर्जिंग रहते हैं। तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है दोस्तों, इसीलिए आपको मैं यही करवा रहा हूँ कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर कन्वर्जिंग, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इमेज फॉर्मेशन। इससे वैसे आज तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर इससे याद रखना, क्या इससे क्वेश्चन बनता है कि कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है। कन्वेक्स लेंस कौन सी कैसी इमेज बनाता है दोस्तों, रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है। कन्वेक्स लेंस जो है हमारे पास रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है। और वहाँ मिरर कौन सी रियल और वर्चुअल बनाता है दोस्तों, हमारे पास कन्वेक्स लेंस हमारे पास रियल और वर्चुअल बनाता है, और मिरर कौन सी बनाता है, रियल और वर्चुअल। कनकेव मिरर भी सेम, कनकेव मिरर भी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑप्शन में दे देते, कनकेव मिरर भी रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार आया दोस्तों, और इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है, और कनकेव मिरर इसका अपोजिट, कनकेव मिरर भी कौन सी इमेज बनाता है, रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है। और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कौन सी इमेज रियल होती है और कौन सी इमेज वर्चुअल होती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर इमेज जिस साइड से इंसिडेंट लाइट आ रही है, जिस साइड से इंसिडेंट लाइट उस लेंस पे पड़ रही है, अगर इमेज भी उसी साइड बन रही है, मतलब इसी साइड अगर इमेज बन रही है, चाहे यहाँ बन रही है, 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 या कहीं भी इस साइड को बन रही है, तो वो इमेज कैसी रहती है, रियल होती है। और अगर कभी इमेज इस साइड को बन जाए, और अगर इमेज कहाँ इस साइड को, यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, यहाँ इस साइड को बन रही है, उस लेंस से बिल्कुल ऑपोजिट बन रही है, तो वो हमेशा इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है दोस्तों। इरेक्ट भी आपको करवाया था मैंने, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब भी आपको करवाया था दोस्तों। इन्वर्टेड का होता है, अगर इमेज ऐसी है तो इसका अगर इसके उल्टी इमेज बन रही है तो वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। और अगर इमेज सीधी है और वहाँ पे सीधी बन रही है तो इमेज कौन सी होती है, इरेक्ट इमेज होती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मैंने चार्ट बना के रखा है, ठीक है। चार्ट है कि एट इन्फिनिटी हो, जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। और कैसी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा स्क्रीन हिल गई थी, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास बियॉन्ड 2f1 होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन f2 और 2f2 बनेगी। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास ले लेना। वैसे आज तक इससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, और उम्मीद भी कम है कि इससे कभी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमम कनकेव मिरर से आता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है। तो कनकेव लेंस कौन सी इमेज बनाएगा दोस्तों, वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसी इमेज बनाएगा कनकेव, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सीधी इमेज। कनकेव लेंस हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। और कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, सॉरी दोस्तों कन्वेक्स, मैं खुद कंफ्यूजन हो रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। कन्वेक्स मिरर भी कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर दोनों सेम इमेज बनाते हैं, और कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर दोनों सेम इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर दोनों वर्चुअल इरेक्ट बनाते हैं, और कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर दोनों रियल और वर्चुअल दोनों बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है दोस्तों, आप ध्यान रखें। अच्छा, इसके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं हम कनकेव मिरर के। तो कनकेव मिरर कहाँ यूज होता है दोस्तों, फ्लैश लाइट में यूज होता है। डोर पीप होल्स, जो कई बार देखा होगा आपने, ठीक है, जैसे सीआईडीज वगैरह में होता है, ठीक है। वो कहाँ से झांकते होते हैं, एक दरवाजा होता है, उसके पीछे एक जरा सा होल जैसा होता है, उसमें जो लेंस लगा होता है उसको कौन सा लेंस होता है दोस्तों, लगा कनकेव लेंस होता लगा, ठीक है। आई ग्लासेस के लिए, करेक्शन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों।
अब हम कुछ इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे जो हम, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है उसकी कुछ इमेजेस है जो यहाँ मैं आपको करवाना भूल गया था, यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास पोजीशन ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी रहती है तो वो लेंस कहाँ यूज होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज होता है। ASTRONOMICAL, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज होता है। और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रहता है तो वो यूज कहाँ रहता है दोस्तों? कैमरा में यूज रहता है, कैमरा में, तब वो लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, कौन से लेंस का यूज करते हैं हम? कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड 2F1। और अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास 2F1 पे है तो हम यूज करते हैं टेरिस्ट्रियल, TERRI, स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, TERRI होता शायद, ESTRIAL, टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप। जब कहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट 2F1 में होगी तो किसका यूज करते हैं हम? टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। जब बिटवीन F1 और 2F1 होगी तब हम यूज करते हैं दोस्तों सिनेमा प्रोजेक्टर का, सिनेमा प्रोजेक्टर में हम उस लेंस का यूज करते हैं। जब एट F1 पे होगी तो हम यूज करते हैं दोस्तों सर्च लाइट में। किस में यूज करते हैं हम? सर्च लाइट में यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? F1 पे। ठीक है, और जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होगा तो हम यूज करेंगे उसको सिंपल माइक्रोस्कोप में। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी कौन सा यूज होता है लेंस? हमारे पास कन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज करते हैं दोस्तों। इसलिए इसको, इन हर एक चीज को अपने पास लिख लो कि यूजेस क्या है हमारे पास कन्वेक्स लेंस के, क्या क्या यूज थे दोस्तों? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कैमराज, टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप, सर्च लाइट्स में, ठीक है, सिनेमा प्रोजेक्टर में, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हम सब में किस में यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और मैग्नीफाइंग ग्लास में भी कन्वेक्स लेंस का ही यूज करते हैं। तो दोस्तों, और कनकेव लेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम? फ्लैश लाइट में करते हैं, डूर पीप होल्स में करते हैं, करेक्टिव आई ग्लास में कनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फिर से जैसे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था वैसे ही हम यहाँ पे लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, सेम एज ही क्या रहता है इसका? 1/, वहाँ पे मिरर फार्मूला क्या था? यहाँ पे 1/u + 1/v = 1/f। यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों? नेगेटिव साइन आ जाता है, 1/u + 1/v = 1/f। ये हमारे पास लेंस फार्मूला है दोस्तों। u क्या है हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, और f क्या है? इसमें फोकल लेंथ रहती है। कई बार इसकी वर्जन को 1/v को पहले लिख लेते हैं, बीच में माइनस लगा लेते हैं, 1/u = 1/f। कई बार फार्मूला ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं हम? वहाँ पे क्या निकालते हैं? तो सेम वैसी निकलती है दोस्तों, m = h'/h। h क्या था दोस्तों? साइज ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज थी तो हाइट ऑफ इमेज थी, और h क्या था दोस्तों? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी। ठीक है, वहाँ पे दोस्तों क्या था? -v/u था, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? v/u को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये भी ध्यान से दोस्तों देखना, इससे भी क्वेश्चन आता है, नोट है, नोट जहां भी मैंने आपको लिखे है उसको अपने बिल्कुल ध्यान से उसको देख लेना कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या रहती है? हमेशा पॉजिटिव रहती है। कब? जब व्हेन इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज कौन बनाता है दोस्तों? वर्चुअल इमेज कौन बनाता है दोस्तों? वर्चुअल इमेज हमेशा कौन बनाता है? कनकेव लेंस बनाता है। वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? हमेशा कनकेव लेंस ही बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक और बात मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं इसमें कि कनकेव लेंस, सबसे पहले बात करेंगे हम कनकेव लेंस की। ठीक है, कनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है? कनकेव लेंस बनाता है हमेशा वर्चुअल इमेज। ठीक है, और जो भी वर्चुअल इमेज बनाएगा उसकी मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। जो भी वर्चुअल इमेज बनाएगा तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो इसलिए कनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी बात क्या थी? कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। अब करेंगे हम कन्वेक्स लेंस की बात। कन्वेक्स लेंस जो होता है हमारे पास वो कैसी इमेज बनाता है? रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है। ठीक है, जब वो कन्वेक्स लेंस वर्चुअल बनाएगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाएगी, जब वो रियल इमेज बनाएगा तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही यहाँ पे नोट था। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस होता है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब
फोकल लेंथ का उल्टा है। तो पावर ऑफ लेंस को हमने पी से डिनोट किया, तो 1 फोकल लेंथ क्या होता है हमारे पास, पावर ऑफ लेंस होता है। पर फोकल लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में दी होनी चाहिए या तो, ठीक है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर किस में चेंज करेंगे, इसको जब चेंज करेंगे तो 100/f आ जाएगा। मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम 100 से डिवाइड करते हैं तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है। तो ये क्या बन जाता है, 100/f बन जाता है, जब किस में दी होगी, सेंटीमीटर में दी होगी। यहाँ देख रहा होगा दोस्तों आपको स्क्रीन पे कि जब मीटर में दी रखी है तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, 1/f होगी। और जब सेंटीमीटर में दे रखा और पावर ऑफ लेंस क्या होगा, 100/f इन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। और इसकी यूनिट क्या रहती है, बहुत बार पूछा क्वेश्चन, डायोप्टर इसकी यूनिट रहती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। पावर ऑफ लेंस जब नेगेटिव आएगी तो कनकेव लेंस होगा, और अगर पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव आएगी तो वो लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फाइंड द साइज ऑफ इमेज। ठीक है दोस्तों, जो पहले दी होती है वो चीज़ें हमेशा याद रखनी। यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे -27 आएगी। ये माइनस क्यों आया दोस्तों, जब हम साइन कन्वेंशन किया था दोस्तों पिछली वीडियोस में, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या आ गई, -27 आ गई। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी रहेगी दोस्तों, दी रखी है 18 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर दे रखी है। एन ऑब्जेक्ट इज h में 4 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे डिनोट करते हैं हम, h से। तो h कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। h डैश क्या होता है हमारे पास, इमेज होती है हाइट की, हाइट ऑफ इमेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, तो इसलिए h से डिनोट करते हैं। तो जो चीज़ें हैं वो हमने लिख ली। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से क्या लगाएंगे, मिरर फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है दोस्तों, -1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, वैल्यू भर देंगे हम। ठीक है, u की वैल्यू क्या थी दोस्तों, u की वैल्यू -27 थी, तो माइनस पहले से ही है, -1/-27। ठीक है, प्लस 1/v हमारे को पता नहीं है, 1/, फोकल लेंथ दे रखी थी 18 = 1/18। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दोस्तों, कितनी आ जाएगी, 54। तो इसको सॉल्व करना एक जनरल सा है। ठीक है, आई थिंक आप सॉल्व इसको कर ही लोगे। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे को मैग्नीफिकेशन निकालनी है। मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, m = h-h विच = v/u। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे को v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है। ठीक है, h की वैल्यू पता है, किसकी निकालनी है हमारे को, h डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, भर दो वैल्यू, h डैश वैसे ही रहेगा। ठीक है, h की वैल्यू कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, विच = ठीक है, v की वैल्यू निकाल की हमने, कितनी थी, 54 u की वैल्यू कितनी थी, -27। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 54, 4 4 जा 16 का 6, 1 आंसर, 4 5 जा 21, 216/216, इधर क्या बन जाएगा, -27h बन जाएगा। -27h = 216, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, h = 216/27। जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, लगभग -8.0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आंसर आया, तो नेगेटिव में आया, तो नेगेटिव साइन क्या होता है दोस्तों, इमेज बनाएगा इन्वर्टेड। नेगेटिव जब भी आएगा तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो यही इसका न्यूमेरिकल था, और न्यूमेरिकल आपको इसके प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो अब हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर बार हम वीडियोस के एंड में करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है हमारे, ये सारे जो हमारी पार्ट 1 की वीडियो थी उससे भी रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ हमने क्वेश्चन नहीं किए थे। तो आई होप आप सभी के आंसर दे दोगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। इससे दोस्तों हमारे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप अगर लाइक और कमेंट हमें करते हो तो हमारे को बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए भी। तो बढ़ते हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूजुअली यूज्ड इन रियर व्यू व्हीकल्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो रियर व्यू व्हीकल्स होगा यहाँ पे। तो हम कौन से मिरर का यूज़ करते हैं पीछे रियर व्यू व्हीकल्स को देखने के लिए। तो ये हमने उस दिन दोस्तों मैंने एग्जांपल करवा रखे थे और ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है। तो इसका आंसर क्या होना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करते हैं
बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो है हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम अ मिरर दैट गिव्स इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज। कौन सा ऐसा मिरर है जो इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज बनाता है? तो कौन सा मिरर है दोस्तों, ये हमने पार्ट 1 वाली ही वीडियो में किया था। कौन सा मिरर है वो, कनकेव लेंस है या कन्वेक्स? तो यहाँ पे दोस्तों मिरर ही पूछा, तो कनकेव मिरर होगा या कन्वेक्स मिरर होगा। सिंपल सा ऑप्शन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका या राइट आंसर होना था, कनकेव मिरर हमारे पास इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इमेज इज फाउंड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वो क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीटेड भी हुआ है। प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है दोस्तों? लेटरली इन्वर्टेड बनाता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है दोस्तों की, अगर ए ऐसा है तो पर जाके ए ऐसा दिखाई देगा, या दोस्तों यहाँ देखो डी ऐसा है तो परे इमेज से परे कैसे डी ऐसे दिखाई देगा, पी अगर ऐसा है तो इमेज से परे पी ऐसा दिखाई देगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। जैसे आप शीशे के सामने भी खड़ते हो, अगर आप राइट हाथ खड़ा करोगे तो कौन सा परली साइड, कौन सा हाथ दिखाई देगा? लेफ्ट साइड दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। ये कौन सा मिरर इमेज, प्लेन मिरर हमेशा लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दी एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? अभी अभी किया हमने, डायोप्टर, इसकी एसआई यूनिट रहती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच फैक्टर इज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ये मैंने अभी भी बहुत बार रिपीट किया कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो चेंज नहीं होता जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है। तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो इसका आंसर आप, मैंने यहाँ पे टिक की कर दिया आपको लगभग। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर जो चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देख रखी होगी दोस्तों तो इसका आंसर आप दे पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच हैज़ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनमें से सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रहता है दोस्तों? तो ये भी मैंने अभी अभी आपको बताया था, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर, एयर, डायमंड, किसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है और किसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है? इसका आंसर भी दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुई है तो हमें लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।